Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So we have started NCERT Foundation course where this lecture is fifth lecture of our NCERT series, which is basically going on of 12th class history subject. Okay, so हम पहले देखते हैं हमारे कुछ कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं, like NCERT Foundation course from class 6 to 12th for all competitive exam. So basic purpose of this course to build your basics, to strong and command your basics first. Okay, with this course we are going to announce, and we already these all courses are launched, like reasoning, maths and general science. So go and see all these courses. Okay, then our Emblem Academy team also going to announce few modular courses like history, geography, economy, political science and current affairs. So all these courses will be totally based on your syllabus. Or suppose if you are preparing for any competitive exam like SSC, banking and any state exams like BPSC, UPPCS and so on. So ये हमारा आज का फिफ्थ लेक्चर है. तो उससे पहले हम देखते हैं जो पिछले लेक्चर जो भी हुए, हमारा इंट्रोडक्शन, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, उसमें हमने क्या देखा. ओके, सो टिल टुडे वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, वेयर चैप्टर ऑफ द नेम इज थीम फर्स्ट ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, हमने उसकी बात की थी. देन हमने देखा स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन, टाइम पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन आर बेसिकली देयर. देन हमने मोहनजोदड़ो को अच्छी तरह स्टडी किया, ग्रेट बार ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी स्टडी किया. देन उसके बाद हमने देखे हड़प्पन सील्स देखे. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रेटेजी फॉर क्या प्रोक्योरिंग मटेरियल्स. ओके, वो कैसे क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी, मटेरियल्स को कहां से लाते थे, कौन कौन से देश से लाते थे, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. एज इज ऑब्वियस, अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स was used for craft production. जो उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन था, जो हमने किस साइड की बात करी थी, सोनभद्र की बात की थी, जो टाइनी सेटलमेंट था, वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था. तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल ऑब्वियसली है चाहिए. तो while some such as clay were locally available, कुछ ऐसी मिट्टी थी जो बेसिकली लोकली वहां पे अवेलेबल थी. many such stone, but कुछ ऐसे स्टोन थे like timbers, metals and to be procured from कहाँ, आउटसाइड ऑफ alluvial plain. ठीक है, जिसे आउटसाइड जो फर्टाइल जो प्लेन था वहां से उसको लाया जाता था. टेराकोटा टॉय मॉडल्स ब्लॉक कार्ट्स, जो वहां पे टेराकोटा जो खिलौने मिले हैं ब्लॉक कार्ट के, बैलगाड़ी के, वो क्या सजेस्ट करता है, इन दिस वाज वन इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ व्हाट, गुड्स और मटेरियल्स. यही एक ऐसे ट्रांसपोर्ट का मीडियम था जिसके कारण गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था. ओके, रिवराइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज कोस्टल रूट्स वर आल्सो प्रोबेबली यूज्ड. अगर हम नदियों की रूट की बात करें तो वो भी जल से, नदी से, वो जैसे हो गए रूट था उनका, जिसके कारण ट्रेड सिस्टम वहां का अच्छा था और वो मटेरियल को प्रोक्योर करते थे. ओके, सो हमने ये देखा. देन वी आर, आप देख सकते हैं जो कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन जहां पे होता था, कैसे ये मटेरियल, ये जार आपके बने हुए हैं, कितना शाइनिंग है. ओके, आप देखते हैं यहाँ पे कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स को आप देख सकते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. अब देखते हैं कुछ दूरी से, कुछ उप महाद्वीपों जैसे अदर कंट्रीज हो गए, ओमान हो गया, वहां से कैसे मटेरियल को एक्सचेंज करते थे, ट्रेड सिस्टम कैसा था, वो देखते हैं. द हड़प्पन प्रोक्योर मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वे. ओके, फॉर इंस्टांस एग्जांपल के दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट था. वहां पे क्या था, सेल जो होते हैं, शिप जो होता है, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ शिप जो है, कोस्टल रीजन है तो अवेलेबिलिटी ऑफ शिप क्या होगा, बहुत अच्छी तरह होगा. ओके, अदर सच साइड जैसे शॉर्ट तो वही देखेंगे आप, अफगानिस्तान में जो था, नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लार्जली, ये एक ऐसे ब्लू कलर के स्टोन होते थे, ब्लू स्टोन, दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाईली वैल्यू, उसकी जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो बहुत ज्यादा होती थी. ओके, सो नेक्स्ट है लोथल विच वाज नियर द सोर्स ऑफ कैनेलियन, एक स्टोन होता था
फ्रॉम भारूच इन गुजरात है, देन स्टेटाइट राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात में पाए जाते थे, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। तो ये बेसिकली जो मेन मेटल्स है ना वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट साइड से वो प्रोक्योर करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। तो ये आप याद रख सकते थे कौन सा मटेरियल कहाँ पे पाए जाते थे। Then after that we are going to see another strategy for procuring of, कुछ और ऐसी strategy देखते हैं जो रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्योर करते हैं। मटेरियल हैव बीन इन सेंड एक्सपीडिशन टू सच एरिया सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। कुछ एक्सपीडिशन मतलब कुछ अभियान भेजा जाता तो कुछ लोग वहां जाते थे, और जैसे खेतरी एक रीजन है राजस्थान में, वहां से हमें क्या कॉपर के लिए वहां कॉपर वहां से वो लेते थे। देन साउथ इंडिया में जाए तो वहां पे से वो गोल्ड लेते थे। दीज एक्सपीडिशन जो भी ये एक्सपीडिशन जो अभियान चलते थे एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद, किसके साथ कम्युनिकेशन, लोकल जो वहां की कम्युनिटीज होगी पीपल होगी उसके साथ क्या हमारा कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये कहना चाह रही है। ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट सच एज स्टेटाइट माइक्रो बीड्स जो होती छोटी छोटी जो मोतियां होती थी इन दीज एरिया आर इंडिकेशन ऑफ सच कंटेक्ट। वहां पे कुछ मोतियां छोटी छोटी मिली है जो ये रिफ्लेक्ट करती है जो वहां से उनका कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश था। देयर इज एविडेंस इन खेतरी, खेतरी जो रीजन है कहाँ राजस्थान में, वहां पे कुछ क्या एविडेंस मिले हैं जो आर्कोलॉजिस्ट कॉल द बेसिकली गणेश्वर जोधपुर कल्चर जिसे कहते हैं, विथ इट डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पोएट्री, जो उनकी नॉन हड़प्पन पोएट्री थी बहुत विशेष थी। ओके, एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, और वहां पे कॉपर ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे थे। ओके, इट इज पॉसिबली दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन में जितने भी वहां पे जनजाति और जो लोग रहते थे, दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पा, वो क्या करते थे कॉपर सप्लाई करते थे, किसको, हड़प्पन्स को। तो आप ये याद रखें जो कॉपर कहां से सप्लाई होता था, खेतरी रीजन राजस्थान से। लैपिस लाजुली जो वो स्टोन थे जो ब्लू कलर के वो कहां मिलते थे। ओके, तो आपको ये सारे याद है जो कौन से जगह पे कौन से मटेरियल मिलते थे, एग्जाम के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। Then we are going to see map जो how trade system has basically occur between the different countries. You can see here नागेश्वर कोस्टल रीजन है, आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ को, जैसे गुजरात में कच्छ है, रंगपुर है, रजौरी है। अब देखिए कैसे ये ट्रेड सिस्टम यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान से बिल्ड होते थे। और हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज मिली है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन रिगार्डिंग द ओमान मटेरियल। ओके, सो लेट्स सी। सो हियर कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड, अब देखिए दूर देशों से उनका कॉन्टेक्ट कैसा था वो हम पढ़ेंगे। रिसेंट आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान, जैसा अभी हमने कहा जो ओमान से कॉपर लाया जाता था, ठीक है, ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, जो अरेबियन पेनिनसुला उसके साउथ ईस्टर्न टिप पे। देखिए ये आपका ओमान का ये जगह है ना, ये पेनिनसुला है, वहां पे इसका लोकेशन है। केमिकल एनालिसिस, जो वहाँ के केमिकल जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसको जब एनालाइज करते हैं तो है वो क्या दिखाती है, बोथ ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल्स, इन दोनों में निकल्स के ट्रेसेस मिले हैं। ओके, वो क्या ये क्या रिफ्लेक्ट करेगी, सजेस्टिंग अ कॉमन ओरिजिन, जो इन दोनों का जो ओरिजिन है वो बेसिकली कॉमन है। ओके, देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल, कुछ और भी ट्रेसेस मिले हैं। ओके, और डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, कुछ ऐसे वेसल होते थे बहुत अलग तरह के, जैसे लार्ज हड़प्पन जार, जो जार था अभी हम मैप में देखेंगे उसको, डायग्राम देखेंगे, कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, ब्लैक क्ले का, ब्लैक मिट्टी का थिक लेयर लगा दिया था, जिसके कारण उस थिक लेयर ऑफ क्ले हैज बीन फाउंड एट ओमानी साइट, ओमानी साइट्स पे जो हड़प्पन जार मिले हैं उसपे क्या था, ब्लैक कलर का थिक कोटेड था। वो क्या सच थिक कोटिंग प्रिवेंट क्या करती है, पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का है वो उसे लीक नहीं कर सके। ओके, फिर देखते हैं वी डू नॉट नो व्हाट वाज कैरिड इन दिस वेसल, हम नहीं जान पाते इस वेसल में क्या था, बट इट इज पॉसिबल, बस हम ऐसा संभावना लगा पाते हैं दैट हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ दिस वेसल फॉर ओमानी कॉपर। अब वो क्या करेंगे, ओमान से कॉपर लेंगे और वो जार जो वो वेसल जो है, जार वेसल, वो उसको देंगे। तो क्या एक तरह से आप कह सकते हो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज प्रिवेल था एट दैट टाइम।
So now we will see Mesopotamian text, जो मेसोपोटामिया का टेक्स्ट बुक था, डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम बीसी का है, वो क्या रेफर करता है, कॉपर कमिंग फ्रॉम और रीजन कोल्ड मगन। एक मगन ऐसा जगह था जहां से क्या आता था, वहां से कॉपर आते थे। तो आप याद रखिएगा कहां से कॉपर, मगन। अब देखते हैं मगन, परहैप्स अ नेम फॉर ओमान। ओमान जो जगह था उसको किस नाम से बुलाते थे, मगन नाम से। ये कौन रिफ्लेक्ट करता है, मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है ओके। एंड इंटरेस्टिंगली, एंड यहाँ पे जानने की ये जरूरी है, जो इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ निकल, और वहां भी ट्रेसेस ऑफ निकल हमें वहां पे मिलते हैं। अदर आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग हड़प्पन सील्स, वेल्स, डाइसेस, बीड्स। ये आर्कोलॉजिस्ट फाइंड क्या जो दिखाती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पैटर्न था वहां पे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन नेम दिलमन। दिलमन किसको बोलते थे, प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरैन। हमने क्या देखा, मगन किसको बोलते थे, ओमान को। दिलमन किसे बोलते थे, हम बहरैन को बोलते थे। मगन एंड मेलुहा पॉसिबली द हड़प्पा रीजन। अब मेलुहा किसको बोलते हैं, हड़प्पा रीजन को बोलते हैं ओके। तो आप ये आप इसको अच्छी तरह से देखिए किस नाम से किसको बुलाया जाता था ओके। द मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा कर्नेलियन। अब मेलुहा जो हड़प्पन को जैसे बोलते थे, वो एक प्रोडक्ट कर्नेलियन की बात करते, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटीज ऑफ वुड की बात करती है ओके, जो भी मेसोपोटामियंस की जो टेक्स्ट है। अब मेसोपोटामियन मिथ सेज, कहा जाता है मेलुहा के बारे में, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड। एक हाजा बर्ड है जिसको हाजा बर्ड कहा जाता है। मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। आप रॉयल पैलेस में जैसे इसको यूज किया रखे जाते थे। सम आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट द हाजा बर्ड वाज द पीकॉक। सम कुछ आर्कोलॉजिस्ट है जैसे इसको पीकॉक मानते थे। डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स स्केल। क्या ऐसा लगता है जो ये नेम इसे लिया गया है। It is likely that communication with Oman, Bahrain और मेसोपोटामिया was by sea, मतलब सी के थ्रू उनका कॉन्टेक्ट था और ट्रेडिंग सिस्टम का ओके। मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर्स टू व्हाट, मेलुहा एज लैंड ऑफ सीफेरर ओके। और देन बिसाइड्स के अलावा वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स। सील्स के ऊपर हम देखते हैं क्या, शिप बोट के डिपिक्टेड पिक्चर्स कुछ उस पे देखते हैं। आप देख सकते हैं हड़प्पन जार जो कहाँ पे मिला है, ओमान में मिला है। आप यहाँ सिलेंड्रिकल शिप देखते हैं मेसोपोटामिया में, but the humped bull motif and it appear to be derived from the Indus region। इंडस रीजन से humped bull, देखिए यहाँ पे humped bull भी आप देख सकते हैं। ये पर्शियन गल्फ देख सकते हैं, सिल फाउंड द बहरैन स्टेट में। ये सारे डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए, जस्ट गो एंड सी। वो आप कुछ देखते हैं डिस्कस और एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट वर द पॉसिबली रूट फ्रॉम द हड़प्पा रीजन टू ओमान, दिलमन। अब कौन कौन से ऐसे रूट, तो भी सी रूट थे आप बता सकते हैं। सील आप देखो बोट का, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं बोट बना हुआ है ना, तो इस सील पे ऐसे बने गए हैं। सिंबल्स लेटर ऑन व्हाट कंसीडर्ड साइन वर्ड फ्रॉम धोलवीरा में कुछ मिले। ये सिंबल्स क्या रिफ्लेक्ट करता है, आप देखिए सील स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स की बात करते हैं। जो उनका सील था उसको कैसे वो यूज करते थे ट्रेडिंग पर्पस से। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट क्या होती थी, उनकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी ओके। देन उसके वेट मेजरमेंट्स क्या थे, कैसे वो वेट करते थे। तो seals and sealings are used to facilitate long distance communication. Imagine what, a bag of goods being sent from one place to another। अगर हम किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे बैग पहुंचाते तो उस पे क्या मुहर लगेगी, ठप्पा लगेगा। कहाँ लगेगा, इट्स माउथ वाज टाइड, उसको अच्छी तरह बांधा जाता था रोप रस्सी के द्वारा। ऑन द नोट, एक गांठ जिसपे कुछ गीली मिट्टी लगाया जाता था और उसके ऊपर सील का पेस्ट मुहर लगाया जाता था। देन लिविंग इंप्रेशन, एंड इफ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट इट मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर। अगर वो सील जो भी सीलिंग लगाई जाती थी अगर उसमें टेम्पर नहीं किया जाता, मतलब कुछ भी उसके साथ छिड़कानी नहीं की जाती थी, तो ऐसा माना जाता है कि जो इसके साथ कुछ टेम्पर नहीं किया और ये सेफली यहाँ पे पहुंच चुका है ओके। द सीलिंग ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेंडर। उस पे आइडेंटिटी होता था जिसको किसने भेजा। जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजन से अभी मंगाते थे, कैसे उस पे स्लिप लगे हुए थे, वो टेम्पर नहीं किए होते, तो वैसे उस समय पे वो इस सील्स का यूज करते थे।
देन है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। अब कुछ स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं जो उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी। ओके, द हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग होता था, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ व्हाट द ऑनर्स के नाम रख ले। स्कॉलर्स आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव जनरली जो एनिमल की जो मोटिव होती थी वो किस लिए उस पर डिपिक्ट किए जाते थे, क्योंकि कन्वेड मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड सॉरी, जो उसको पढ़ नहीं सकते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन थे जो शॉर्ट्स थे, छोटे थे। लॉन्गेस्ट जो कंटेनिंग जो थे इंस्क्रिप्शन 26 जहां साइज थे वो लॉन्गेस्ट था। तो ये आप प्लीज रिमेंबर दिस। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट, हम स्क्रिप्ट को ऑल्दो नहीं पढ़ पाए हैं। इट वाज एविडेंटली नॉट अल्फाबेट, उसको बोला जाता है जो ऐसा लगता है वो अल्फाबेटिकली नहीं था। वेयर ईच साइन स्टैंड फॉर अ वोवेल और कॉन्सोनेंट का वहां पे साइन का जो रिफ्लेक्शन है वो शो करता है। एज इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 और टू 400 के अराउंड वहां पे साइन मिले। ओके, देन उसके बाद देखते हैं इट इज अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज सम सील शो अ वाइडर स्पेसिंग। जो राइट के साइड जो सील है, अगर हम उसके राइट के साइड देखते हैं तो बहुत स्पेस मिलता है, अगर वही लेफ्ट के साइड अगर स्पेस की बात करें तो छोटा हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है। एज इफ द इंग्रेवर बिगेन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन रन आउट ऑफ, राइट से वो लिखना स्टार्ट करते हैं और देन वो अपने एरिया से वो बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे यही सील्स के जो डिटेल स्टडी जो हमारी आर्कोलॉजिस्ट की है वो यहाँ पे बताना चाह रही है। कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड, seal, copper tools, rims of jar, copper and terracotta tablets, jewelry, bones, swords, even ancient signboard. Even there may have been writing on perishable material too. Okay, then could this mean that literacy was widespread? अब इससे हम ये पता लगा सकते हैं जो लिटरेसी जो वहां पे था वो बहुत ही वाइड स्प्रेड था या नहीं था। देन ये वी हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, सो है वेट। अब देखते हैं वजन, वजन को कैसे नापते थे किसी भी चीज को। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट, हाँ एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट होता था, जैसे यूजली मेड ऑफ स्टोन, जो स्टोन से जो वेट सिस्टम बनता है उसको चर्ट किसे बोलते थे, चर्ट बोला जाता था। एंड जनरली क्यूबिकल होता था जो हम देखेंगे 1.2 में, विद नो मार्किंग, जिसपे कोई मार्किंग नहीं होता था। द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइंडी, जो बाइंडी सिस्टम में चले जा रहे हैं, जैसे 1 2 4 8 16 32 एंड देन उसके बाद क्या 64 ऐसे। देन वाइल द हायर डिनोमिनेशन फॉलो बाय डेसिमल, अगर हायर डिनोमिनेशन की बात करें तो डेसिमल सिस्टम को वो फॉलो करते थे। देन 160 200 एंड सो ऑन। द स्मॉलर वेट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स, जो छोटे वेट के लिए वो लोग क्या यूज करते थे, किस पर्पस से, और जैसे ज्वेलरी को, बीड्स के लिए। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन वहां पे मिले गए हैं। देन उसके बाद है ये देखिए और सीलिंग फ्रॉम रोपर, रोपर से एक सीलिंग मिला है, आप देख सकते हैं जो कैसे, हाउ मेनी सील्स आर इम्प्रेस्ड ऑन दिस पीस ऑफ क्लैप, कितने हैं सील देख सकते हैं। मुझे तो एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और आप देख सकते हैं आई थिंक ये भी है क्या। अब I will discuss what are the some of the present day methods used for long distance exchange of goods and what are their advantage and problems। अब long distance जो रूट से जो ट्रेड करते थे क्या एडवांटेज है और क्या प्रॉब्लम है, अब बता सकते हैं एडवांटेज क्या हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कैन प्रोक्योर विच कैन नॉट बी अवेलेबल इन लोकली। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, सपोज इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम शिप then they can be destroyed by storm, by lighting। ओके, सो यहाँ पे आप बताइए ये डिस्कस कुड एवरीवेयर इन हड़प्पन सोसाइटी हैव बीन इक्वल। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है जो हड़प्पा सोसाइटी जो तो वो इक्वल थी एवरीवेयर और नॉट थी। अब यहाँ पे देखेंगे एशियंट अथॉरिटी। अब एशियंट अथॉरिटी की बात क्यों की, अब वो जानना चाहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो वहां पे अथॉरिटी सिस्टम क्या था, कोई सिंगल रूलर थे या मल्टीपल रूलर थे या फिर रूलर्स नहीं थे, एवरीवन इज इक्वल और नॉट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फर्स्ट। सो लेट्स सी, देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पा सोसाइटी। वहां पे क्या इंडिकेशन मिलता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन पैटर्न हमें मिलता है इन हड़प्पा सोसाइटी में। अब इंस्टेंसेस जैसे एग्जांपल के देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन द पोर्ट्री, जैसे आप देख सकते हैं
seals, weight and bricks. Notably, bricks, though obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat. अब एक यूनिफॉर्म पैटर्न वहां मिलता है, जैसे हम सील्स की बात करें तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में मिलता है, तो इससे आर्कोलॉजिस्ट ये फाइंड लगाते हैं जो एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, बट ऐसा कुछ नहीं है. डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट, डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द दिस वंस. So we have also seen their settlements were strategically set up in a specific location for various region. सेटलमेंट्स कुछ रीजन्स पे सेटल किए गए, उसका रीजन ये था वहां से कुछ मटेरियल, वहां के लोकल मटेरियल्स वहां पे अच्छा अवेलेबल था. देन विल सी बिसाइड्स लेबर वाज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स. मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में लेबर को मोबिलाइजेशन किया जाता था ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, मासिव वॉल्स. ओके, जो वहां पे दीवारें बनती थी, प्लेटफॉर्म बनती थी. ओके, अब वो लगाते जो अगर इतना सारा लेबर का अगर मोबिलाइजेशन होगा तो कोई तो ऐसी होगी जो उसको ऑर्गेनाइज करेगी उस अथॉरिटी को. तो देखते हैं, तो हमें ये मिला है प्रिस्ट किंग का एक जो स्टैचू है ये मिला है, और ये रिजेंबल करता है जस्ट लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का. तो हम देखते हैं प्लेसेस एंड किंग, वहां देखते हैं कुछ राजा के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे कुछ प्लेसेस के बारे में. इफ वी लुक फॉर ए सेंटर ऑफ पावर, हम सेंटर ऑफ पावर की तरफ अगर हम देखते हैं, और डिपिक्शन ऑफ पीपल इन पावर, आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर. अब आर्कोलॉजिस्ट के पास यहाँ कोई आंसर नहीं है वहां पे कुछ ऐसा था कि नहीं था. ओके, अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदड़ो वाज लेबल्ड एज पैलेस बाय आर्कोलॉजिस्ट, बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट. हमें कुछ बिल्डिंग लार्ज मोहनजोदड़ो में मिले हैं, पर वहां पे कुछ ऐसे हमें कुछ अलग सा कुछ फाइंडिंग नहीं मिल पाया है. और स्टोन स्टैचू जो है वाज लेवल एंड कंटिन्यू टू बी नोन एज प्रीस्ट किंग. जैसे अभी आपने इसमें देखिए स्टोन स्टैचू को, ये हमने देखा, इसको प्रीस्ट किंग कहा जाता है. दिस इज बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विथ मेसोपोटामियन. अब इससे इसलिए कहा जाता है, जो आर्कोलॉजिस्ट जो मेसोपोटामियन हिस्ट्री की जब पढ़ते हैं, वहां के जो रिमेन्स पढ़ते हैं, तो वहां भी ये पाते हैं हिस्ट्री, एंड वहां भी प्रीस्ट किंग एंड हैव फाउंड पैलेस इन द इंडस रीजन. तो वहां भी ये मिले हैं, इसलिए इस सेम जो स्टैचू है इसको प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है. Okay, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood. Nor are there any means of knowing whether those who perform them also help politically power. अब जो रिचुअल्स वहां पे जो आप ब्रिगेडवाद में जो रिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हुए, वो लगते हैं जो कोई पॉलिटिकल पावर अथॉरिटी थी या फिर नहीं थी या इक्वल थी, बट ऐसा वो नहीं स्टडी कर पाए जो वहां पे कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी एक डोमिनेट करती थी और कंट्रोल करती थी. ओके, Then we see some archaeologists are of the opinion that, कुछ archaeologists का जो opinion है that Harappan society had no rulers. Okay, let's see this slide is very important, and that everybody enjoyed equal status. कोई rulers नहीं था, everybody enjoying the equal status, right to equality की यहाँ बात हो रही है. Okay, other feel there was no single ruler but several. अब other archaeologists कहते नहीं, वहां पे सिंगल रूलर नहीं था, सेवरल था. That मोहनजोदड़ो had a separate ruler, मोहनजोदड़ो के पास एक सेपरेट रूलर था. Then हड़प्पा another had so forth. अब ऐसा मानते हैं, एक आर्कोलॉजिस्ट ये पता लगाती है जो यहाँ पे सिंगल रूलर था, दूसरा आर्कोलॉजिस्ट अगर स्टडी करता है तो ये पता लगाते नहीं मल्टीपल रूलर्स था, जैसे बड़े बड़े सेटलमेंट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में. Yet another argue that there was a single state. Okay, given the similarity in artifacts, the evidence for a planned settlement, okay, the standardized ratio of brick size, and the establishment of the settlement near source of what raw material, it is likely that what the Harappan practice some sort of democratic system. Some of the structure within their given features were created apparently for utilitarian purpose. अब ये सब स्टडी कर, जैसे एक स्टैंडर्डाइज रेशो का हर जगह पे यूज होता था, इससे वो पता लगाते हैं जो देयर गिवन फीचर वर क्रिएटेड फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस, मतलब आमतौर पे पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता था. ओके, तो यहाँ पे यही अब कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं. टेराकोटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. चर्ट हमने अभी देखा किस लिए यूज होता था, वेट के लिए इसको यूज किया जाता था. हार्ड फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक,
what is the meaning of sedimentary, igneous, metamorphic. Okay, we will discuss in geography. Don't worry. Used by the Harappan. Lapis lazuli क्या था? A deep blue semi precious stone होता था जो highly valued in antiquity. और कहाँ पे ये मिला जाता था? सोर्तोगई, जो कहाँ पे? अफगानिस्तान में. कर्नेलियन क्या होता है? रेडिश ब्राउन सेमी प्रीसियस स्टोन होते थे, यूज फॉर एक्सटेंसिवली फॉर मेकिंग बीड्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता था. फ्रेंड्स, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में अ मटेरियल मेड ऑफ व्हाट? ग्राउंड सैंड एंड सिल्का मिक्स विद कलर, उसके कलर्स के साथ मिक्स करके एंड गम के साथ, एंड उसको फाइड किया जाता था. यूज फॉर व्हाट? मेकिंग स्मॉल पॉट्स, छोटे छोटे बर्तन, और उसके बाद बीड्स. एनिग्मेटिक मतलब मिस्टीरियन एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. किसके बारे में हम बात किया गया? हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में. लिपि बेसिकली हिंदी में बोला जाता है. ओके, देन सीलिंग. सीलिंग क्या होता था? जब बाय प्रेसिंग, जब हम वेट के लिए मिट्टी लगा के उस पर जब हम ठप्पा लगाते हैं उसी को सीलिंग बोलते हैं. मोटिव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. बोस्ट्रोफिडन मतलब जब हम किसी वहां पे जो हड़प्पन की जो भी राइटिंग मिली है, जो स्क्रिप्ट मिली है, वो ऐसा शो करती है जो कभी वो राइट से लिख रहे हैं और कभी ये लेफ्ट से लिख रहे हैं. जब किसी भी लिपि जो दोनों तरफ से लिखी जाती है तो उसी को ही बोस्ट्रोफिडन यहाँ पे कहा गया. बाइनरी सिस्टम वी विल सी इज यूज्ड फॉर द वेटिंग पर्पस. डेसिमल सिस्टम फॉर द हायर कह सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल, यूज्ड फॉर हायर डिनोमिनेशन. ओके, अलुवियल प्लेन क्या होते हैं? जहां पे जो वहां पे सैंड और जो जमीनें होती है वो फर्टाइल होती है. प्रोक्योरिंग, जब हम किसी भी चीज को प्रोक्योर करके रखते हैं, द एक्ट ऑफ व्हाट? ऑब्टेनिंग और गेटिंग पोजेशन ऑफ समथिंग. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक फिक्स रेशो के वे में, जैसे उनकी ईंटे की रेशो जो कैसी थी? 4:2:1. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स. How did Harappans use seal to ensure that goods had not been tampered with during the long distance? अब लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ट्रेड होते थे वहां पे गुड्स कैसे टेम्पर नहीं होते? तो वी हैव डिस्कस्ड, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया वहां पे कि हड़प्पन की मुहर लगाई जाती थी जो टूटती नहीं थी. ओके, तो ऐसे फिर वो फील करते थे जो ये टेम्पर नहीं हुआ है. व्हाट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट डिस्क्राइब एज एनिग्मेटिक? मतलब क्या है? क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डेसिफर, हम उसको पढ़ नहीं सकते. What evidence suggests that the Harappan script was written from right to left? क्या कौन से ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये सजेस्ट करती है जो राइट टू लेफ्ट उनको लिखे गए? तो सील्स आप बोल सकते हैं. डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ वेट यूज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप बोल सकते हैं जो बाइनरी सिस्टम में उनका वेट से मेजरमेंट, हायर डिनोमिनेशन को डेसिमल सिस्टम यूज करते थे. व्हाई डिड आर्कोलॉजिस्ट लेवल द स्टोन स्टैचू फाउंड? जो स्टोन है प्रीस्ट किंग को है उसको आर्कोलॉजिस्ट जो फाउंड के उसको प्रीस्ट किंग कैसे, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो मिले हैं स्टैचू वो उससे रिफ्लेक्ट करता है. ओके, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ लिटरेसी इन हड़प्पन सोसाइटी? हम कैसे अनुमान लगाते हैं जो हड़प्पन सोसाइटी में लिटरेसी अच्छी थी? ओके, द टेक्स्ट मेंशन यूनिफॉर्म रेशो फॉर ब्रिक्स फ्रॉम जम्मू टू गुजरात. हाउ डज दिस सर्व एज एविडेंस फॉर अ सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग? अगर हमें यूनिफॉर्म साइज ब्रिक्स मिलती है फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, तो क्या हम इसे पता लगा पाते हो वहां पे जो अथॉरिटी थी वो सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे अभी इंडिया में सेंट्रल पावर है ना, पूरे ऑल ओवर स्टेट्स को जैसे रूल करती है, तो वैसे वहां पे थी? ये कुछ क्वेश्चंस है. देन अगेन एक्सप्लेन व्हाई द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड नॉन अल्फाबेटिकली. क्यों इसको कहा गया? जैसे वोवेल कॉन्सोनेंट का जैसे हमने वहां पे देखा था, नंबरिंग सिस्टम वहां पे बेसिकली यूज करते थे. हाउ मेनी साइन डज इट टिपिकली कंटेंट, कितने साइन थे जैसे हमने वहां देखा था. समराइज द 3 डिफरेंट ओपिनियन हेल्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट रिगार्डिंग द व्हाट? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रूल. आपने देखा था कौन से थे? सिंगल रूलर, मल्टीपल रूलर, सेंट्रल अथॉरिटी एंड राइट टू इक्वालिटी. व्हाई थ्योरी डू यू फाइंड मोस्ट कन्विंसिंग बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ प्लान सेटलमेंट? देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी. कुछ ऐसे इंडिकेशन है जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन शो करती है. सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. ये एनालॉजी टाइप के थोड़े क्वेश्चंस है, ये आप जाइए इसको देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है. We have solved already all those questions whatever we have seen, okay, in this lecture. Okay, so guys, we have discussed all things regarding the Harappan civilization. Okay, rise of civilization, spread of civilization, features of civilization, where we have also studied what several artifacts
Harappan seals. Okay, we have also discussed regarding drainage system, where ritual practice, and we have studied Great Bath also. Okay, so all of we have covered all the features of Harappa and sites also from every angle and every point. So I am requesting to one thing, whatever we are not covered so far in this slide, because few things are for your modular courses, so I am requesting please see my modular courses also. Okay, that course is purely designed on the basis of for all competitive exams. Okay, so if you really like, if you really see this video, so please comment and review. So whatever we are going to launch any courses, notification will be reached to you. Okay, so these are all my courses, so go and see all these courses first, then our courses going to announce a modular course like history, economy, geography, political science and so on. So next जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा आना है एंड ऑफ सिविलाइजेशन. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एंड ऑफ सिविलाइजेशन है. तो सिविलाइजेशन का पतन कैसे होता है, तो सेवरल हिस्टोरियंस, कुछ हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास को ओवरव्यू कर लेते हैं यहाँ पे. सेवरल हिस्टोरियंस डिफरेंट ओपिनियन देते हैं. कोई डिफोरेस्टेशन कहेगा, कोई इन्वेजन कहेगा. ओके, कोई कहेगा जो वहां पे सूखा पड़ गया. ओके, तो ये सब वहां पे एंड ऑफ सिविलाइजेशन के. कुछ हम आर्कियोलॉजिस्ट जो थे जिन्होंने अपनी बुक में क्या क्या लिखा, हड़प्पा डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, या अर्नेस्ट मैके के बारे में हम देखेंगे, व्हीलर के बारे में देखेंगे, वहां पे अलेक्जेंडर कनिंघम को हम आगे ना स्टडी करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. सो प्लीज गाइज review all these lectures whatever you have seen so far. Thank you so much.